देश का चुनाव आयुक्त कैसा हो? क्या ऐसा हो कि घुटने पर झुक जाए, प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच करने से हिचक जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश को घुटने के बल झुककर सरकार की हां में हां मिलाने वाला चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए। हाल के वर्षों में जो होता दिख रहा था, जिसे कहने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था, क्या सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से उन्हीं बातों को नहीं कहा जा रहा है? मामला यह है कि पंजाब काडर के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल शुक्रवार के दिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं। शनिवार को चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं, अधिसूचना जारी हो जाती है और सोमवार को चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लेते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी ने पूछा कि 24 घंटे में नियुक्ति हो भी गई, इस आपाधापी में आपने कैसे जांच पड़ताल की? सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की जांच करने से भी ना हिचके। तो मेरे साथ फ्लैशबैक में आपको चलना पड़ेगा। महीना अप्रैल का और साल 2019। मामला ओडिशा के संबलपुर के चुनाव पर्यवेक्षक का मोहम्मद मोहसिन नाम के आईएएस अफसर ने प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की जांच कर दी। इस कारण उनका हेलीकॉप्टर 15 मिनट की देरी से उड़ा। जस्टिस जोसेफ का यह कथन तो काल्पनिक था कि चुनाव आयुक्त ऐसा हो कि प्रधानमंत्री की जांच करने से भी ना हिचके, मगर मोहम्मद मोहसिन का यह कदम वास्तविक था, जिसके लिए चुनाव आयोग ने उन्हें निलंबित कर दिया। मोहम्मद मोहसिन ने अपने निलंबन की चुनौती केंद्रीय प्रशासनिक पंचायत कैट में दी। कैट ने निलंबन पर रोक लगा दी। आरोप लगा कि चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगी एसपीजी के निर्देशों के अनुसार काम नहीं किया, कि ऐसा कोई नियम है भी नहीं कि चुनावों के दौरान जांच से किसी को छूट मिली हो। कैट ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की निजी गाड़ी की तो चुनाव अधिकारियों ने कई बार जांच की है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जिन्हें एसपीजी की सुरक्षा मिली है उन्हें हर चीज से छूट है। कैट ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री की रैली में काले रंग का एक बक्सा देखा गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैट के इस आदेश के बाद चुनाव आयोग ने आईएएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन का निलंबन वापस ले लिया। यह सब उस समय के अखबारों में छप चुका है। यह कहानी बताती है कि इस देश में मोहम्मद मोहसिन नाम के एक अफसर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर दिया, मगर चुनाव आयोग ने ही निलंबित कर दिया। उस समय चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कोई आदेश है कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों की जांच नहीं होगी, कि मोहम्मद मोहसिन के निलंबन के आदेश में ऐसे किसी आदेश का उल्लेख नहीं है। उस समय कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी ने हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल उठाए। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस पर, या रुकिए इस कहानी को पहले पूरी कर लेते हैं। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा और अशोक लवासा के प्रधानमंत्री के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के 5 मामले सामने आए। उस साल चुनाव आयोग ने चेतावनी दी कि सेना और धार्मिक पहचान के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। 9 अप्रैल 2019 को महाराष्ट्र के लातूर में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांग लिया कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेने में 20 दिन लग गए। जब फैसला हुआ तब 2 आयुक्तों ने प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी, लेकिन अशोक लवासा ने विरोध कर दिया, क्लीन चिट नहीं दी। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 5 शिकायतें दर्ज हुई थी, एक में भी पूर्ण बहुमत से क्लीन चिट नहीं दी गई। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ 5 शिकायतों में असहमति दर्ज कराते रहे, यानी प्रधानमंत्री को दोषी मानते रहे। उनके परिवार के सदस्यों के यहां जांच शुरू हो गई। एक्सप्रेस में खबर छपी है कि अशोक लवासा की पत्नी के खिलाफ आयकर विभाग की जांच हो रही है। पेगासस जासूसी कांड में अशोक लवासा के फोन में भी पेगासस होने की खबरें छपी थीं और बेटे पर भी नजर रखी जा रही है उस समय के अखबारों में। याद रखा कीजिए या बीच बीच में पुरानी खबरों को खोजकर पढ़ा भी कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता में 5 जजों का संविधान पीठ चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुनवाई कर रहा है। बस आपको पुरानी खबरों को पलटकर देखने की जरूरत है। अदालत के भीतर से आ रही आवाज एक बार फिर से याद दिला रही है कि तब नहीं देख सके तो क्या हुआ, अब भी देख लिया जाए कि कहीं कुछ खत्म तो नहीं कर दिया गया है हमेशा हमेशा के लिए। कितने ही आरोप लगे कि प्रधानमंत्री रैली कर सकें इसलिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई, प्रधानमंत्री घोषणा कर सकें इसलिए चुनाव की तारीखों का ऐलान देर से हुआ। तो 1998 से हिमाचल और गुजरात के चुनावों की तारीखों का ऐलान साथ साथ होता रहा है, लेकिन 2017 में यह परंपरा टूट गई। हिमाचल की तारीख के ऐलान के कई दिनों बाद गुजरात चुनावों का ऐलान होता है। उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे एके ज्योति। इसे भी लेकर सवाल उठे तब भी और इस बार भी। पूर्व चुनाव आयुक्तों ने इसे गंभीर मामला बताया था। पुरानी खबरों को देखेंगे तो चुनाव आयोग को लेकर बहुत से सवाल मिलेंगे, मगर हिंदू बनाम मुस्लिम नफरत की आंधी में सारे जरूरी सवाल कागज के टुकड़े की तरह हवा में उड़ा दिए गए। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी
आरोप लगे कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आचार संहिता के मामले दर्ज हो रहे हैं। आयोग नकारता रहा। केरल में जब राज्यसभा का चुनाव टाला गया तब भी यह सवाल उठा। कहा गया कि वर्तमान सदस्यों को वोट करने से रोका जा रहा है। यही नहीं, पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ऑनलाइन बैठक में चुनाव आयुक्तों ने हिस्सा ले लिया। उस समय इन 2 आयुक्तों और एक मुख्य आयुक्त के हिस्सा लेने से सवाल उठे कि इससे स्वायत्तता से समझौता होता है। मीडिया खबरों के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री की चुनावी रैलियां पूरी हो जाने के बाद आयोग ने कोरोना की बंदिशें लगाई थी। इसी 4 अक्टूबर को सूत्रों के हवाले से खबरें छपती हैं कि चुनाव आयोग चाहता है कि राजनीतिक दल यह बताएं कि रेवड़ियों की लागत क्या होगी, इन्हें लागू करने का पैसा कहां से आएगा। उस समय प्रधानमंत्री रेवड़ियों के खिलाफ बहस चला रहे थे, लेकिन गुजरात और हिमाचल के चुनाव में रेवड़ियों का क्या हाल है, आप राजनीतिक दलों और खासकर बीजेपी के भी घोषणा पत्र को पढ़ सकते हैं। हिमाचल में और गुजरात में 8 तारीख को परिणाम दोनों राज्यों के आने हैं। इलेक्शन कमीशन को इसकी सफाई देश की जनता के सामने देनी चाहिए कि जब 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम साथ में आ रहे हैं तो एक चुनाव जो हिमाचल का, उसकी तारीख की घोषणा आप 14 को करते हैं और दूसरे चुनाव की घोषणा आज 3 नवंबर को आप कर रहे हैं। हिमाचल के चुनाव की घोषणा एक स्पेशल घोषणा थी, उसमें 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होता है और कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज हो रहा है 17 को, क्योंकि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी की रैली थी और उस रैली को उनको सरकारी संसाधनों से करना था। अनाउंसमेंट जो आज हम कर रहे हैं वो अभी भी लास्ट डेट ऑफ जो टर्म है असेंबली का वो 18 फरवरी 2023 में है, उससे 110 दिन पहले है। तब जब विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठाया करते थे तो उनका मजाक उड़ता था। कहा जाता था कि जनता वोट नहीं दे रही है, हार जा रहे हैं, इसलिए हताशा में आयोग को निशाना बना रहे हैं। संविधान के पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस सीटी रवि कुमार, जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय शामिल हैं। वकील प्रशांत भूषण की याचिका पर सुनवाई चल रही है, अब फैसला आना बाकी है। जस्टिस बोस ने कहा कि इतनी रफ्तार से इनकी नियुक्ति संदेह पैदा करती है। जस्टिस रस्तोगी की यह पंक्ति चुनाव आयोग के इतिहास में हमेशा ही गूंजती रहेगी कि उसी दिन प्रक्रिया, उसी दिन मंजूरी, उसी दिन आवेदन और उसी दिन नियुक्ति। कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की प्रक्रिया क्या है। मान लीजिए चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, अगर चुनाव आयुक्त कमजोर होगा तो कदम नहीं उठा पाएगा, तब क्या पूरा सिस्टम ध्वस्त नहीं हो जाएगा? यस मैन नहीं चाहिए, ऐसा चुनाव आयुक्त नहीं चाहिए जो सरकार के इशारे पर काम करे। सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ सरकार से सवाल पर सवाल करता जा रहा था कि क्या जिसे चुनाव आयुक्त के पद पर बिठाया जा रहा है वाकई स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे। कोर्ट ने बार बार पूछा कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त कैसे बना दिया गया, हम उन प्रक्रियाओं को देखना चाहते हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि क्या जिस तरह से नियुक्ति हो रही है उससे इस पद पर कोई स्वतंत्र व्यक्ति आ सकता है। जस्टिस सीटी रवि कुमार ने सरकार से पूछा, हमेशा किसी नौकरशाह को ही क्यों चुना जाता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है, 4 दिनों तक चली है और फैसला सुरक्षित है। कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए हैं। बिजली की तेजी से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों की गई? 24 घंटे के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई? किस आधार पर कानून मंत्री ने 4 नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया? नियुक्ति की प्रक्रिया पर